नमस्कार, मैं राजेश गोस्वामी। आज हमारी लेक्चर का तीसरा दिन है। 2 लेक्चर हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को कंप्लीट करें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो, यदि आप चाहें कि आपको डायरेक्ट हमारी क्लासेस मिले तो नीचे लिंक दी है, आप उससे जुड़े ताकि आपको हमारी जितनी भी क्लासेस है, जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो आपको मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और यह टॉपिक, इस टॉपिक के बिना हम यहाँ कह सकते हैं कि मैथ्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात आज का हम जो टॉपिक लेंगे यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस ना करें। और पिछले वीडियो ना देखें तो पहले वह देखें, जब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम कल जो हमने क्लासेस पढ़ी थी उससे आगे बढ़कर आज के लेक्चर में हम जितनी भी संख्याएं हमने लिखी थी उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर लिखते हैं। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वह है जिसमें थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सत्य असत्य वाले जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। तो चाहे आप 9th क्लास की बात करो, 10th की क्लास करें या अदर किसी भी क्लास की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके यहीं से बनेंगे। और यदि आपने पिछली क्लास या पिछले वीडियो देखे हैं तो ही आज की क्लास समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट हैं और वही हम आगे देखते हैं। इसमें 2 मिनट में 3 मिनट में खत्म करके हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वह देखेंगे। तो हम देखते हैं, हमने कल बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं होती है x से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। और इसी प्राकृत संख्या में हमने एक बात की थी आपसे, और वह बात यह थी कि इसी प्राकृत संख्या में एक होती है सम और एक होती है विषम। सम में हम देखेंगे कि एक विषम होगा तो 2 सम। विषम में हमने देखा था कि सबसे छोटी जो विषम संख्या है वह 1 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब कॉन्सेप्ट यह बनता है और थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं सभी विषम संख्याएं हैं, सत्य या असत्य। तो हमने देखा कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, यहां पे देखो ये जो डिजिट है, ये वाला जो एरिया है यह प्राकृत संख्या का है यानी कि नेचुरल संख्या, और यह वाला जो है विषम का या हम सम का, विषम का या सम का कुछ बोलते सम का। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं हैं? तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल सभी प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं हैं। यदि हम ऐसा कहें कि सभी सम संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम संख्या जो स्टार्ट होती है वो 2 से लगाकर अनंत तक जाती है और जो प्राकृत संख्याएं हैं वह 1 से लगाकर अनंत तक जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वह बड़ी होती है या अधिक होती है सम संख्या से। पहला कॉन्सेप्ट। इसी से आगे बढ़कर हमने देखा था पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या में हमने देखा था 0 से लगाकर यह अनंत तक होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट यह बनता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे यस। इसी प्रकार से हम इसको मानेंगे पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या है। तो बिल्कुल सभी पूर्ण जो संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्या हैं, क्योंकि यह 0 से लगाकर अनंत तक है और यह 1 से लगाकर अनंत तक है। तो हम ऐसा देखें कि यह जो है
पूर्ण संख्या है और यह वाला जो गोला है यह प्राकृत संख्या है, अर्थात यह बड़ा है और यह छोटा है। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, किंतु सभी प्राकृत संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो हम यह कहना चाहते हैं आपको कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वह संख्याएं बड़ी होती है प्राकृत संख्या से। इतना क्लियर है? पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्राकृत संख्या में देखा था सम और विषम, जिसमें हमने यह समझा कि जो प्राकृत संख्या है बड़ी होती है प्राकृत सम संख्याओं से। और यही से हम अगला पॉइंट बनाए तो अगला पॉइंट यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि सारी नेचुरल संख्याएं सभी विषम संख्याओं से अधिक होती है या बराबर भी हो सकती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे देख रहे हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल हैं। और हम बिल्कुल अपोजिट बोले क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम बोल देंगे नहीं, असत्य। और ऐसे ही आपकी एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप 25 नंबर के जब मार्क्स आते हैं तो यहीं से ऐसे ही कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यही कॉन्सेप्ट आते हैं। जब हम बड़ी क्लास में जाते तो समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें चल रही है। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जिस प्रकार से हमने यह देखा कि सभी, पहला वाला तो यह था कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वह जो सम और विषम है इससे अधिक होगी, सम से तो अधिक होगी और विषम से बराबर होगी, यह देखा। फिर हमने पूर्ण संख्या की तुलना प्राकृत संख्या से, तो पूर्ण जो संख्या है वह बड़ी है प्राकृत संख्या से और प्राकृत संख्या छोटी है पूर्ण संख्या से। तीसरा स्टेप हमने देखा क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या से बड़ी है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वह पूर्ण संख्या से बड़ी है। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वह प्राकृत संख्या से भी बड़ी है। तो इसी के साथ में हम चौथा जो कॉन्सेप्ट करेंगे और वह यह है कि पूर्णांक जो संख्या है वह हमारी प्राकृत संख्या से भी बड़ी है। इतना समझ में आया होगा। और हमने देखा था यहाँ पे ये अनंत माइनस अनंत से लेकर डिजिट धनात्मक अनंत तक जाती है। इतना क्लियर है? अब एक बार और देखो, पूर्णांक संख्या बड़ी होगी पूर्ण संख्या से, पूर्णांक संख्या बड़ी होगी प्राकृत संख्या से, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या बड़ी होगी प्राकृत संख्या से। और यदि सम विषम, तो यदि हमने जिस प्रकार यहाँ पे देखा था हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं बड़ी होती है विषम संख्याओं से। अब एक डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे और आपको यह बताना है कि यह जो डिजिट है क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा हम कुछ इस प्रकार से डिजिट लिखा 2 3 5 7, यह क्या है? लिखा आएगा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या या और कुछ, सम आएगा, विषम आएगा, भाज्य, अभाज्य। तो हमने यह देखा यदि हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो 2 में पूर्णांक आता है, अर्थात हमारी संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या की हम बात करें तो 0 से लगाकर अनंत तक होता है, उसमें भी 2 आता है, तो यह पूर्ण संख्या भी बिल्कुल है। प्राकृत संख्या जो है हमने देखा 1 से लगाकर अनंत तक है, तो 2 वहां पे भी है। हम फिर देखते हैं सम, क्या 2 सम हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं यह सम भी है। फिर हमने देखा कि क्या है संख्या विषम है, तो फिर देखा 2 3 5 7, तो 3 और 5 7 तो विषम है। हमारा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने आपको कल पढ़ाया था भाज्य और अभाज्य का, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये संख्या भाज्य है, तो 2 3 5 7, तो ये संख्या भाज्य नहीं है।
परंतु यह जितनी भी संख्या है 2 3 5 7, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यह जो 2 है सबसे बड़ा, नोट करके रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा समभाज्य संख्या है, समभाज्य संख्या है। इतना आपको शायद क्लियर होगा। अब इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे कि क्या है क्या नहीं है, बाकी और जो पढ़ना है वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीजें देखेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको बताने जरूरी थे, नहीं तो आपको अगली क्लास में आपको इसमें दिक्कत आती जिससे क्लियर हो नहीं पाता। तो यहाँ नोट करो, और नोट्स करने के बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम को हम बोल सकते हैं लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समावर्तक। लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो है, हम इसे साधारण भाषा में इसकी परिभाषा में यही लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक या बड़ी से जो बड़ी फैक्ट आता है वही हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ का हम कहेंगे छोटी से छोटी जो संख्या, छोटी से छोटी वह 2 या 2 से अधिक संख्या जो किसी भी संख्या को पूर्ण तरह विभाजित कर देती है। और बड़ी से बड़ी वह, एलसीएम में कहेंगे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक हो जो किसी संख्या को पूर्ण तरह से विभाजित कर देती है। हम सबसे पहले एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम में सबसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे फैक्ट है, जिस प्रकार से हम भाग देते हैं उसी प्रकार से हमें भाग देकर देखना है। जैसे कि 2 और 3, यदि मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो मैं पहले यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, और हमेशा छोटी से छोटी ही संख्या से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी चीज का एलसीएम निकालेंगे कोशिश करेंगे कि जितनी छोटी हो उसी से निकालें। तो 2 से हम भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 में एक बार जाएगा, और 2 में 3 से देंगे तो इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम जो 3 होता है उसे नीचे ऐसा का बिल्कुल कॉपी करके रख देते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो हमने देखा 3 का भाग दिया 1, और 3 एकम 3। और जब भी हमारा अंत में 1 1 आ जाता है और यही हमारा जब शेषफल 1 बचता है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम आ चुका है। और जब ये 2 और 3 हम लिखते हैं तो इस डिजिट को हम 2 × 3 कर आपस में दोनों का गुना कर देते हैं, तो 2 त्या 6। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वह 6 होता है। डियर स्टूडेंट, एक बार और हम देखते हैं, यदि हम आपसे बात करें कि 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो हम उसी फैक्ट में यहां से टुकड़े करेंगे। पहले 2 से देखेंगे, और हमेशा याद रखना जब भी भाग देते हैं तो 2 से भाग देते हैं, तो हम बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो भी शेषफल बचता है हम उसे नीचे लिखते हैं। 2 का 12 में देंगे, 2 छंग 12। ऐसे ही फिर हम 2 से देंगे, 2 का 2 में दिया 1 आया, 2 का 6 में दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्या 6। तो ये जो 3 आया वहां नीचे लिखा। अब हम देखते हैं कि 2 एक शेषफल आ गया, मतलब अब हमें 1 में तो भाग देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचा 3, तो हम 2 का भाग नहीं जा रहा था, हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं 3, और हम इसका भाग देते 3 में, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है और 1 यहाँ पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो आ चुका है। और यह जो हम टुकड़े करते हैं इसको हम आपस में यहाँ पे इस प्रकार से गुणनफल के रूप में यहाँ पे लिखते हैं। अब हम करेंगे 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12, और इसी प्रकार से एलसीएम लिए जाते हैं जो भी आप संख्या लोगे। लेकिन यह बेसिक चीज है, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे कुछ इसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन हम इस प्रकार से एलसीएम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि बड़ी क्लास में आप इस प्रकार से एलसीएम निकालोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। और हम कोशिश यही करेंगे किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने में कि हम उसका
संख्या देखते ही उसका एलसीएम निकालो। उसका एक ही तरीका है, 2 का 3 में इंटू किया, 3 दूनी 6। हमारे एलसीएम पहले भी 6 आया था, अब भी 6 आया। तो हम वो भी देखेंगे कि शॉर्टकट या हम जल्द से जल्द माइंड में ही किसी चीज को किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अगली संख्या हमने लिखी यहाँ पर 5, 10 और 15। जैसा कि कहा गया है कि हमें सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दे। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 में 5 का भाग नहीं जाता, और जिसका भाग नहीं जाता हम बिल्कुल कॉपी कर ऐसे ही लिखेंगे। 10 का भाग में दिया तो यहाँ पर आया 2 पंजे की 10, 15 में नहीं जाता है, हमने 15 यही लिखा। अब हमने देखा यहाँ पर 5 का भाग किसी में नहीं जाएगा, सॉरी 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 3, तो 3 का 5 में नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता, लेकिन 3 का 15 में जाता है, तो हम 3 लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, फिर यहाँ पे लिखा 5, और फिर हमने लिखा 3 पंजे की 15। अब हमें तीनों जगह पर 5 देख रहे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 5, और 5 का जब भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और जैसे ही एक आता है अर्थात हमारा एलसीएम निकल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और हम इसका आपस में इंटू करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे की 30। तो हम कह सकते हैं कि 5, 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वह 30 होगा। सॉरी, ये हाईएस्ट है, हमें छोटी से छोटी सी संख्या वो लेनी, तो 2 तिया 6 होते हैं और 6 पंजे की 30। एक यह तरीका है, मतलब कोशिश यही करना है किसी भी संख्या को जो 5 है, 10 है, 15 है, तो इस बड़ी वाली संख्या को आपको यह देखना क्या इस 5 का 15 में भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता है, लेकिन 10 का नहीं जाता है। तो ये जो 15 है हमें इसमें इंटू करके देखना, 15 का 1 में 5 का जाता है लेकिन 10 में नहीं जाता है। तो हम 15 का डबल करते हैं तो 30 हो जाता है, 15 दूनी 30। तो हम कह सकते हैं कि 30 जो है हमारा एलसीएम। कुछ फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्टली निकालना है, जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, 5 और 10 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसका डायरेक्ट एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। 5 जो है सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें है 15, और हम 15 को लेंगे और इसकी टेबल बोलते जाएंगे। सबसे हमने 15 इंटू 1 में किया तो 15, तो 15 का भाग 5 में जाता है, 5 15। जैसे ही हम 10 का देखते हैं तो 10 का जो भाग है 15 में नहीं जाता है, अर्थात हम नेक्स्ट संख्या लेंगे और हम 15 इंटू 2 करेंगे, तो 15 दूने 30 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 5 का भाग 30 में जाता है, तो बिल्कुल जाता है। क्या 10 का भाग 30 में जाता है, तो बिल्कुल जाता है। क्या 15 का भाग 30 में जाता है, तो बिल्कुल जाता है। तो हम बोल सकते हैं हमारा एलसीएम जो है वह 30 है। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। एक और बात, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जब हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सारी चीजें, इनकी एक एक परिभाषा बताएंगे, इनकी किसने खोज की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या जरूरत थी तो एलसीएम और एचसीएफ को लाया गया, वो सारे फैक्ट, सारी गहराई वाली चीज हम पढ़ेंगे। अब इतना करने के बाद में हम एचसीएफ को देखते हैं क्या होता है। बाकी एलसीएम एचसीएफ की कुछ मेथड है या कुछ बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यही कहेंगे कि यदि आपको सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो, या आप डायरेक्टली देख रहे हो हमारे यही वीडियो और आप बोल रहे हो कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते या सर अच्छा पढ़ाते हो, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको सबसे पहले हमारे जितने भी अभी तक के वीडियो बने, हमारे जितने भी लेक्चर बने, इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए, तो यदि आप वह लेक्चर देखते हो तो आपको समझ में आएगी। जब आप हमारे 2 वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे थोड़ी ना। तो आपका बस एक ही काम है कि आप हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हो कि हमारे वीडियो है जो सारे लेक्चर आपको मिले। आपको यदि ऐसा देखना है कि हमारी जितनी भी क्लासेस है वो आप देख सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको हमारी
लाइव क्लास देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि यदि आप चाहते हो कि हमारी लाइव क्लास स्टार्ट की जाए तो आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि सर आप लाइव क्लास स्टार्ट करें, तो हम 1-2 दिन में या जो भी होता है हम उसी प्रकार से जल्दी कोशिश यही करेंगे कि हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। अभी आपकी डेमो क्लासेस चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि आप मैथ्स के योद्धा कैसे बने, आप मैथ्स को किस प्रकार से अलग प्रकार से दृष्टिकोण बनाएं, किस प्रकार से और सब्जेक्ट की तुलना में आप कहें कि मैथ्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा मैथ्स से एक भी नंबर नहीं कटेगा। और वह तभी होगा जब आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे। हमने जितने वीडियो बनाए हैं आप एक के बाद एक बेसिक जो हमारे वीडियो बनाए गए आप इनको देखोगे, तभी आपको अगली क्लासेस समझ में आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चीज को बेसिक में लेकर ये कहां से हुआ, कैसे संख्याएं बनी, इसी प्रकार से जब हम 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब हमारा वास्तविक पार्ट 1 से हम सारी चीजों को शुरू करेंगे, तब जाकर हमें यह समझ में आएगा कि हमने जो बेसिक क्लास देखी है वह हमारी बिल्कुल भी बेकार नहीं गई, और उसी का परिणाम आपको आने वाले समय में जब रिजल्ट मिलेगा तो वह बहुत ही बेटर और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और उसमें आपका हमारा सहयोग करना होगा। आपको डेली हमारी क्लासेस करनी होंगी जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग प्रकार से देखेंगे। हम सुबह और शाम को दोनों टाइम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लासेस, तो आप प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। और जो भी आपके साथ में या आपके कोई फ्रेंड हो उनको बताएं कि कोई टीचर है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना चाहते हैं, तो क्लासेस है सुजालपुर मेरी जान नाम से कोई चैनल है हमारा, तो आप उस चैनल के बारे में उनको भी बताएं ताकि सब लोग पढ़ें। तो हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, कुछ बातें ऐसी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शायद इतना अभी काफी है। यदि आप स्क्रीनशॉट और नोट करना चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक कर सारी चीजें नोट भी कर सकते हो, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है महत्तम समावर्तक होता है। यह क्या होता है, तो हमने आपको अभी बताया था कि जो छोटे से छोटे फैक्ट होते हैं वह महत्तम समावर्तक होते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ पे है 5 और यहाँ पर है 15, और बिल्कुल सेम कंडीशन 5 और 15। यहां हम पहले एलसीएम देखेंगे फिर एचसीएफ देखेंगे। यदि हम एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ नहीं देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत डाउट में बदल जाएंगे। तो हम पहले एलसीएम में हमने देखा था कि हम छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से भाग नहीं जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली भी, यदि आपका पूरा बेसिक कंप्लीट है, आपको सारी चीजें पता है, यदि आपने इस चीज की प्रैक्टिस की है, तो आपको जरूरत नहीं आप डायरेक्ट भाग दोगे 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15। इसी प्रकार से हम देखेंगे 3 एकम 3, और हमारा इस प्रकार से निकलेगा। लेकिन हमें जल्दबाजी में कतई गलती नहीं करनी है। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट जो है वह गलत हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, हमने 3 से किया, 3 का 5 में नहीं जाता, 5 से लगा, 3 5 15 होते हैं, तो हमने देखा 3 5 15 अर्थात 5। फिर हमने देखा 5 का सिर्फ 5 में ही जाता है, तो हमने देखा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा निकल कर आया 3 और 5, और हमने ये ऐसा करके हम लिखते 3 और 5 को, यह आता है 3 5 15। अब 5 और 15 का एलसीएम
जो है वह 15 है। अब हम एचसीएफ भी क्या 15 ही होता है, यह हम जानिए। तो जिस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं एचसीएफ बिल्कुल हम ऐसे नहीं निकालते। जब 5 और 15 होते हैं तो 5 को अलग तरीके से निकाला जाता है, फिर 15 को अलग तरीके से निकाला जाता है। तो हम पहले 5 को निकालते हैं और फिर हम यहाँ पे 15 को निकालते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखा 5 को निकालकर, और यहां पर देखेंगे हम 15 को निकालकर। तो हमने देखा 5 में सिवाय 5 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो हम निकलेंगे 5 और हमारा फैक्ट यहाँ पर एक ही बनता है, वह आता है 5। यहाँ पे देखते हैं हम 15 का, तो हम देखते हैं 3 से भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 का 5 में जाएगा, शेष पर 1 आया। हमने देखा यहाँ पर 3 और 5 गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5। इसका यह आया और 15 का यह। तो अब इसमें हमें यह देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो हमने देखा 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। तो जब दोनों चीजें हमें कॉमन मिलती है तो बस उसी को हम यहां कहते हैं यही हमारा एचसीएफ है। तो हम कहेंगे हमारा जो एचसीएफ है वह 5 है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा। यदि हम छोटी सी चीज और देखें, 3 थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर 10, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम डायरेक्टली निकालते हैं, जैसा कि हमने बताया। हम इधर एलसीएम निकालेंगे और सेम कंडीशन हम 10, 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम हमने इसका निकाला 2 से, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। आपको शायद प्रैक्टिस हो गई होगी। 2 × 6, 15 में नहीं जाएगा। अब हम डायरेक्ट 2 के से किसी में भाग नहीं जाता, इसलिए हम 3 का लिखेंगे। और यह करने के बाद में हमारा 5, 3, 3 का 3 में एक बार जाएगा और 3 पंजे 15। क्या आपको दिखाई दे रहा है नीचे से? नहीं दिखाई दे रहा है शायद। तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं यहीं पर, या हम डायरेक्ट यहीं पर आपको फैक्ट बताएं। तो हम 5, 3, 5, 15 के बाद हम देखेंगे इसके एक फैक्ट और निकलेगा, वह निकलेगा 3 और 5। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमने देखा नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। इतना लिखने के बाद में यदि हम यहां पर देखते हैं यही चीज थोड़ा सा, अब तो दिखाई दे रहा है इधर? बिल्कुल कमेंट कर कर बताओ, दिखाई दे रहा है? ठीक है। हम डायरेक्टली निकालते हैं। 2 का 10 में दिया, 2 पंच की 10, 12 में दिया, 2 छंग 12, 15 में नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। फिर 2 का देखते हैं, 5 में नहीं जाता है, 2 × 6 होता है, यहाँ पर 15 आएंगे। अगली चीज हम देखते हैं, फिर 3 से करते हैं। 3 का हमने 5 में दिया, नहीं जाता है, 3 में 1 जाता है, फिर 3 का 15 में जाता है, 3 पंच 15। फिर हम डायरेक्ट 5 का देंगे और 5 का देने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 के 1। और हम जो हमारे ये जोड़े हैं इनको आपस में जोड़े बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60। हमारा 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आता है वह 60 है। और हम यहीं पे यही देखेंगे, क्या हमारा 10, 12 और 15 का एचसीएफ भी 60 आता है या और कुछ आता है? हमें 10, 12 और 15 हमें 10, 12 और 15 का एचसीएफ देखना है, किसका एचसीएफ कितना होता है। तो जैसा कि बताया है, पहले 10 का निकालेंगे, फिर 12 का,
फिर हम 15 का निकालेंगे और तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट निकालते हैं। 2 पंजे की 10, 5 एकम 5, अर्थात हमारे यहां से एक जोड़ा बनता है 2 इंटू 5। फिर हम 12 का निकालेंगे, 2 से दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, फिर हमारा 3 से जाएगा, फिर हमने 3 से दिया, तो हमारा एक जो जोड़ा बनकर आता है वह आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम ऐसे ही 15 को दे देंगे, तो 15 को हमने 2 से भाग देते, 2 से नहीं जाता, फिर हमने 3 से दिया, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो फिर हम यहाँ पर जो हमारा 3 और 5 है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा 3 इंटू 5। अब इन तीनों चीज में से हमें ये जो तीनों लिखा गया है इसमें से हमें कॉमन फैक्ट निकालना है कि हमारा जो वास्तविक एचसीएफ है वो क्या है। तो हमने देखा यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, क्या यहां पर 2 है? तो हमें दिखाई देता है कहीं पे भी 2 नहीं है। फिर हमने देखा कि यहां पर 5 है, फिर हमने देखा कि 5 यहां पर है, तो हमारा 5 यहां पर नहीं है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि 5 यहां पर तो है और यहां पर भी, लेकिन यहां पर नहीं है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इन तीनों में हमें कोई भी चीज कॉमन फैक्ट नहीं मिली, यानी कि 10, 12 और 15 में हमें एक भी ऐसी कॉमन चीज नहीं मिली जिसे हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हमारा एचसीएफ है। यानी इन सारी चीज में ना कुछ होते हुए भी कुछ चीज कॉमन है यदि आपका दृष्टिकोण चेंज करे, और वह चीज है 1। और 1 जो है इसमें सारी संख्या का भाग जाता है, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्या का वास्तविक जो एचसीएफ है वह 1 ही हो सकता है, और 1 को हम सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि सहभाज्य गुणनखंड वह होता है जब किसी संख्या का एचसीएफ 1 आता है। जब किसी भी संख्या का जब 10, 12 और 15 में किसी भी कॉमन चीज का भाग नहीं जाता है तो वह हमारी संख्या 1 होती है, सिवाय कि 1 का भाग जाता है, और उसी 1 को हम सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सहभाज्य गुणनखंड में हम बात करें तो 5 और 7 यह हमारा एक सहभाज्य गुणनखंड है। तो आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएम में कितना डिफरेंस है। अब यदि आपको थोड़ा सा इसे चेंज करना है कि सर इसका आंसर हम किस प्रकार से निकालें, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर 20 करो, और अब डायरेक्टली आप आंख मीच कर इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। और वह डायरेक्ट जो ट्रिक है हम बता रहे हैं, आप इसमें 2 का भाग दो, 10 में 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन 15 में आपका 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का 10 में नहीं जाएगा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है लिखने से। हमने देखा फिर 5, 4 में 20 का जाएगा, 4 में 10 का नहीं जाएगा। फिर हमने देखा 5, तो क्या 5 में 10 का भाग जाता है? तो बिल्कुल जाता है। क्या 20 में 5 का भाग जाता है? तो हाँ सर बिल्कुल जाता है। क्या 5 में 5 का भाग जाता है? तो बिल्कुल सर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा 10, 20 और 15 का एचसीएफ क्या है? 5 है। शायद आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। एलसीएम और एचसीएफ एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसे समझने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 क्लासेस करनी पड़ती है, जब जाकर हमें पूरा एलसीएम और एचसीएफ का बेस समझ में आता है। एलसीएम एचसीएफ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन हमने इतना सीखा है कि किसी भी चीज का हमें एलसीएम निकालना है तो हम बड़ी आसानी से इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब कुछ एलसीएम एचसीएफ इस प्रकार से होते हैं जिसमें निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए जब हम हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए।
आप इन चीज़ों को नोट करो, और यदि आपको यह समझ में नहीं आया हो तो एक बार अपने वीडियो को फिर से स्टार्ट करें और फिर से उसे देखिए। इसीलिए हम आपको YouTube पर हमारे सुजालपुर मेरी जान जो हमारा चैनल है, इसीलिए हम आपको YouTube पर पढ़ाना आए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी ही बार देख सकता है। हम कोशिश यही करेंगे आपको कि हमारा 100% हम आपको दें और आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। और आपको मेहनत करने में सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है कि आपको करना बस इतना है कि डेली जब हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो आपको हमारी लाइव क्लास में हमारे साथ आपको जुड़ना है। और जब आप हमारी लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ोगे तो आप यकीन कीजिए कि आपको वह मजे आएंगे जब आपको किसी स्कूल या किसी कोचिंग में भी इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया। हम आपको जितने भी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यहाँ तक कि हम आपका हर हफ्ते में एक बार या 2 बार जो भी होता है हम आपका टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में वही क्वेश्चन सिलेक्टेड किए जाएंगे जो आपकी एग्जाम से रिलेशन रखते हैं। और जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप कितनी ही बार यहाँ पर हमारे साथ बोर्ड पर कर चुके होंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे डायरेक्टली हम उसको पहले से ही 20 या 25 बार उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताएंगे। डियर स्टूडेंट, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब 9th और 10th की एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं वह आपकी किताब में से ही बनते हैं। आपकी किताब में से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाता है। और हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपको किताब के साथ साथ में बाहरी नॉलेज अर्थात जो कंपटीशन एग्जाम की जो बड़ी एग्जाम्स होती है उस लेवल का हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और हमारी इन्हीं मेहनत और आपके साथ की वजह से यकीन मानिए जब हम सारी क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑटोमेटिक आप जब मैथ्स करने बैठोगे तो आपको किसी टीचर की या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट कर कर हमें बताइए कि हम लाइव क्लास को कब से स्टार्ट करें। इसके लिए यदि आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और आप अपने आसपास जरूर हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि हमारा जो उद्देश्य है सुजालपुर क्षेत्र को आगे तक बढ़ाना, हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों का सपनों का सपोर्ट करना, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मत कर रहे हैं।